नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीकली करंट अफेयर्स की क्लास हमारी चल रही है। आपसे क्षमा चाहता हूं कि कुछ विलंब इन क्लासों में हुआ है, लेकिन आप यकीन मानिए, विश्वास रखिए, ये कक्षाएं कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, चलिए तो आज जो हम वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे, हमने अब तक 28 अप्रैल तक का देख लिया है और 28 से 5 वाला 29 अप्रैल से 5 मई तक जो करंट अफेयर्स है उसको उसके बेहतरीन 40 प्रश्न हम इसमें देखते चलेंगे। प्रश्नों का स्तर यूपीएससी और यूपीपीसीएस लेवल का है। मैं आपको इस कक्षा के माध्यम से साथ में यह भी बताता चलता हूं आपको कौन से फैक्ट याद रखने चाहिए, यूपीएससी लेवल के कौन से फैक्ट हैं। प्रश्न देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और इस क्लास का पीडीएफ डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिल जाएगा। इससे पुरानी जो भी कक्षाएं हैं वो भी आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर उनका भी पीडीएफ मिल गया है, इस कक्षा का भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सप्ताह के बेहतरीन 40 प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, वैश्विक प्लास्टिक संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं, यह 2025 के अंत तक प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि होगी। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक, चलिए यहां आपको मैं क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स भी साथ साथ बताता चलता हूं। यह संधि इस बात पर दिशा निर्देश दे सकती है कि अमीर देशों को गरीब देशों को उनके प्लास्टिक कटौती लक्ष्य को पूरा करने में कैसे मदद करनी चाहिए। सकारात्मक स्टेटमेंट है भाई। अगर कोई पॉजिटिव काम हो रहा है तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि अमीर देश तुम इतना पैसा कमा चुके हो, गरीबों की हेल्प करो, गरीब देशों को बताओ कि कैसे इसमें मदद मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर चल रही चौथे दौर की वार्ता कनाडा में आयोजित हुई। यह भी ठीक है क्योंकि कनाडा में यह आयोजित हुई थी। चलिए तो पहला वाला देख लेते हैं स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, मतलब केवल 2 और 3 है। यह कतई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और कानूनी रूप से बाध्यकारी की भी बात कर रहा है। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर कोई संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है। इस प्रकार से भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने के लिए कनाडा में। तो आप याद रखोगे प्लास्टिक प्रदूषण के लिए कहां बैठक हुई, पीसीएस की दृष्टि से, फैक्चुअल दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वार्ता में पहली बार वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए संभावित मसौदे पर चर्चा हुई। 2024 के अंत तक वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के लिए 2022 के बाद से यह चौथी बातचीत है। तो 24 के अंत तक कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी, ना कि 25 के अंत तक। ठीक है, चलिए प्रस्तावित प्लास्टिक संधि जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते के बाद सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण समझौता माना जा रहा है। यह संधि इस बात पर दिशा निर्देश दे सकती है कि अमीर देश गरीबों का कैसे हेल्प करेंगे प्लास्टिक से निपटने के लिए। तो आपको फैक्ट क्या याद रखने हैं, वैश्विक प्लास्टिक संधि संबंधित मीटिंग कहां हुई, कनाडा में, है ना। और आपका कब तक का लक्ष्य है, तो 2024 के अंत में कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का लक्ष्य है। 1950 के बाद दुनिया भर में प्लास्टिक उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। 1950 में 2 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2019 में 450 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। ठीक है, यह अध्ययन के अनुसार सालाना लगभग 400 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा, समझ रहे हो, बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। आज कभी आपके आसपास नाला वाला की सफाई होती हो तो उन सबको मतलब करके नहीं निकलना है वहां से, देखा करो, समझा करो। उनमें जो कचरा निकल रहा है उनमें आधे से ज्यादा क्या मतलब 80% प्लास्टिक ही होता है। तो आप भी मार्केट जा रहे हैं, झोला लेके जाओ। आजकल तो बढ़िया वाले झोले भी आ गए हैं। तो प्लास्टिक को बॉयकॉट करने के लिए आप वो खादी वाले झोले भी ले सकते हो, उनका यूज भी कर सकते हो और अच्छे से इसमें आप भी अपना व्यक्तिगत योगदान दे सकते हैं। चलिए अगली घटना देखते हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जीटीआरआई की रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में भारत की औद्योगिक वस्तुओं के आयात में चीन की हिस्सेदारी बढ़कर 30% पहुंच गई है। चाइना से हिस्सेदारी बढ़ रही है, बात बिल्कुल सही है। तो चीन की हिस्सेदारी बढ़ गई है। भारत को मशीनरी, रसायन, फार्मास्यूटिकल और कपड़ा सहित अन्य 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में चीन शीर्ष आपूर्ति करता है। तो ये सब चीज, मशीन हम चाइना, तमाम आप देखोगे फोटोकॉपी मशीन से लेकर सिलाई मशीन तक सब चाइना की मशीनें आ रही हैं। तो इनमें हमारी उस पे जो है बढ़ गई है। तो 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ये प्रश्न आपके पीसीएस के मतलब एक्स्ट्रा लेवल है, अच्छे लेवल का सवाल है। तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट क्या बता रही है, चाइना पे हमारी जो है हिस्सेदारी बढ़ गई है। चाइना पे जो है हमारा क्या कहते हैं वो जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ गई है। पिछले 15 वर्षों में 30% तक पहुंच गई है। इन सब चीजों के लिए हम चाइना पे डिपेंड हैं। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है आपका। अगला सवाल देखते हैं।
अगला घटना क्या है, आरबीआई द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आरबीआई लॉन्च कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च कर रहा है, आरबीआई। के लिए जारी ड्राफ्ट फ्रेमवर्क, अभी उससे संबंधित ड्राफ्ट फ्रेमवर्क आया कि ऐसे ऐसे होगा, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के रूप में काम करने के लिए आवेदन करने वाली कंपनी को न्यूनतम नेट वर्थ 10 करोड़ रुपए रखनी होगी। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, 10 करोड़ मिसलीड कर सकती है आपको। अभी इसको छोड़ते चलते हैं। किसी भी इकाई को, चाहे वह निवासी हो या नहीं, को ईटीपी संचालित करने से पहले रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत होना होगा। अब आप खुद सोचो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू करना चाह रहा है, आरबीआई उसका मसौदा जारी कर रही है, तो आरबीआई ये नहीं चाहेगी कि वो मेरे पास रजिस्टर्ड हो, बिल्कुल चाहेगी। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मैं इसको सही कर दूंगा। दूसरा सही करूंगा, पहला क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो मुझे खटक रही है, गलत हो सकती है। आपसे पूछा है कौन सा सही उत्तर चुने, सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा केवल दो इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए केवल 2। आरबीआई द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ईटीपी के ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी किया गया है। ड्राफ्टर मास डायरेक्शन ये है, तो इसमें कोई ऐसा अभी, क्योंकि फ्रेमवर्क जारी है तो अभी घटना है, लेकिन जब फ्रेमवर्क जारी हो जाएगा तब आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण। फ्रेमवर्क जारी हुआ है, जब पूरी तरह से इसको लागू कर दिया जाएगा तब आपके लिए घटना महत्वपूर्ण हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। रवि वर्मा की 176वीं जयंती के अवसर पर इंदुलेखा पेंटिंग की पहली वास्तविक प्रति कहां जारी की गई? इंपॉर्टेंट सवाल है। राजा रवि वर्मा की 176वीं जयंती पर इंदुलेखा की पेंटिंग है ना, इसकी वास्तविक प्रति जारी की गई है, जो उन्होंने बनाई थी। कहां जारी की गई? ये जारी की गई है आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी किलमनूर पैलेस में। ये दीदी हैं जो इंदुलेखा हैं। देखो कितनी बेहतरीन सी पेंटिंग है ना, इसीलिए थोड़ा ब्लर भी इमेज है क्योंकि ओरिजिनल इमेज है। रवि वर्मा की 176वीं जयंती के अवसर पर किलमनूर पैलेस, तो आपसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, पूछी जा सकती है कहां जारी की गई? किलमनूर पैलेस में इंदुलेखा, ये दीदी है इंदुलेखा की पेंटिंग की पहली वास्तविक प्रति जारी की गई है। ओ चंदू मेनन के उपन्यास पर आधारित राजा रवि वर्मा की अग्रणी कलाकृति इंदुलेखा की एक प्रति किलमनूर रॉयल पैलेस की आर्ट गैलरी में रखी गई है। ठीक है, चलिए यह पेंटिंग 2022 में सार्वजनिक डोमेन में आई, मतलब सबको देखी गई। राजा रवि वर्मा के संबंध में दिया है, कौन है वह? एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार और कलाकार थे। रवि वर्मा का जन्म 1848 में त्रिवेंद्रम, है ना, साउथ में के पास किलमनूर पैलेस में हुआ था। उनकी पेंटिंग्स विशुद्ध भारतीय संवेदनशीलता और प्रतीकात्मकता के साथ यूरोपीय अकादमिक कला के मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण। देख लो आप, कितना एकदम संवेदनशील पेंटिंग है ना, इंदुलेखा की पेंटिंग। तो यह भी आपसे प्रश्न किसी भी माध्यम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 दिया गया है? यह किसको दिया गया है? ये छत्तीसगढ़ के अशोक शुक्ला जी हैं, इनको दिया गया है प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। आपसे पेपर में टपकने योग्य, छपने योग्य सवाल है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ये देखो, ये है आपके शुक्ला भाई, तो प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक अशोक शुक्ला को प्रतिष्ठित 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये रहे। वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता अशोक शुक्ला को उनके सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में 21 नियोजित कोयला खदानों से 4.45 लाख एकड़ जैव विविधता से समृद्ध जंगलों को बचाया है ना। तो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। गोल्डमैन पुरस्कार इस श्रेणी का ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। इसे गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कौन प्रदान कर रहा है? ग्रीन नोबेल करा रहा है, अशोक शुक्ला जी को दिया गया है। याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलिए, इस पुरस्कार की स्थापना इतने में 1989 में हुई। वार्षिक पुरस्कार है, पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए दुनिया भर के जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियनों को सम्मानित करता है। तो आप समझो कि पर्यावरण में दुनिया भर में से आपके छत्तीसगढ़ के अशोक शुक्ला जी को मिला है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली घटना देखते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो स्मार्ट। ठीक है, तो आपसे पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा स्मार्ट क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल
असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो, पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पनडुब्बी रोधी मतलब जो पनडुब्बी को ना पकड़ पाए, पनडुब्बी को ट्रेस ना कर पाए, ऐसी मिसाइल प्रणाली। ठीक है, इसका परीक्षण भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ने किया, बार्क ने इसका परीक्षण किया है। ठीक है, इसमें दो चरणीय ठोस प्रणोदन प्रणाली, प्रणोदन मतलब ईंधन, तो दो चरणीय ईंधन है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर प्रणाली और एक सटीक जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली शामिल है। हां, तो इसमें क्या है, दो चरण वाला, ये दो चरण का, जैसे आपको मिसाइल सिस्टम जब आप पढ़ते हो ना, आपने साइंस एंड टेक पढ़ा होगा, तो मिसाइल सिस्टम में आपसे पूछा जाता है कितने चरण का ईंधन है इसमें, है ना, कौन सा ईंधन है, तो ठोस ईंधन है, दो चरण का ईंधन है। यह बात आपको इसकी फैक्ट के तौर पे याद रखनी है। इसमें एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल वाहक शामिल है जो 643 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, देख लेते हैं, लेकिन यह सही 643 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तीनों फैक्ट सही हैं, तो स्मार्ट को याद रखोगे, बार्क ने इसको लॉन्च किया है, सी, केवल सी सही है, सॉरी केवल सी सही है ना, सी सही है, 2 और 3 सही है, बार्क ने नहीं, किसने किया है देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ, देखो ऐसी सिली मिस्टेक्स भी कैसे होती हैं, आप मतलब मैं भी ऐसी सिली मिस्टेक करता हूं कॉमन सेंस से सोचने के बावजूद भी, कि रक्षा संबंधित जो भी उपकरण है वो डीआरडीओ बनाता है, तो फिर हम बार्क को क्यों सही कर रहे हैं, है ना। तो इस हिसाब से सी आंसर होगा, बार्क नहीं डीआरडीओ, क्योंकि रक्षा संबंधित जो भी उपकरण है आपके वो डीआरडीओ ही बनाता है। चलिए, स्मार्ट प्रणाली एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्की टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है जिसे डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है, डीआरडीओ ने, ये याद रखोगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या कथन है ना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिल्ली में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री की बैठक की मेजबानी करेगा। आपको यहां से क्या याद रखने योग्य चीज है कि एक तो 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक हो रही है, कहां हो रही है और कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ये दिल्ली में नहीं हो रही है, केरल में हुई है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री की बैठक अंटार्कटिक संधि प्रणाली के तहत प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। सिंपल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक हो जाएगा। 1983 से, मान लो अगर आपको पहला कंफर्म पता है तब भी आप एलिमिनेट करो, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1983 से भारत अंटार्कटिक संधि की एक सलाहकार पक्ष रहा है, यह भी ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे क्या पूछ लिया, कौन सा सही नहीं है, तो एक तो सही नहीं होगा, तो इस हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, 2 और 3 तो सही है, हमने ये हटाए, केवल एक आंसर हो जाएगा, केवल एक सही नहीं है। तो ये आप जरूर ध्यान रखोगे, आपसे सही पूछ रहा है कि सही नहीं पूछ रहा है, उसी हिसाब से आपके प्रश्न का आंसर चेंज हो जाएगा। भारत 46वीं ये है अंटार्कटिक ट्रीटी काउंसिल मीटिंग, है ना, 20 से 30 मई कोच्चि, इंडिया, कोच्चि यानी केरल में। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है पीसीएस के उद्देश्य से कि 46वीं हुई है अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक हुई है, कहां हुई है, मेजबानी करेगा भी, होनी है 20 से 30 मई के बीच में होनी है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करेगा, केरल के कोच्चि में करेगा, बस, ठीक है। और बाकी आप एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे देखना चाहें तो ये सारे फैक्ट भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगली घटना देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, जीएसटी जब से आया है तब से जीएसटी संग्रह लगातार निरंतर रूप से बढ़ रहा है। तो अभी क्या हुआ है, सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। मतलब जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। उत्तर प्रदेश, तो यह बात बिल्कुल सही है, फैक्ट आपने पढ़ा ही होगा, अगर आप हल्का बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हल्की बहुत भी खबरों पर निगाह रखते हैं, तो आपने यह खबर देखी होगी। उत्तर प्रदेश मासिक जीएसटी कलेक्शन में तमिलनाडु को एक स्थान पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर आ गया है। यह भी बात ठीक है, यूपी ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है जीएसटी कलेक्शन के मामले में। जीएसटी कलेक्शन, अब देखो, ये उत्तर प्रदेश के हिसाब से भी आपके महत्वपूर्ण लाइन हो गई, महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया, परीक्षा में पूछा जा सकता है ना। सिंपल ही पूछ ले कि जीएसटी कलेक्शन में उत्तर प्रदेश का स्थान किस स्थान पर है, तो चौथा, ठीक है। चलिए, जीएसटी कलेक्शन के आधार पर टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, 4th नंबर पे आपका कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी सभी स्टेटमेंट सही है। तो ये दिया है जीएसटी रेवेन्यू इन करोड़, देख लो आप, है ना, कितना बढ़ रहा है लगातार। अप्रैल मई जून जुलाई 2023 में 1.5 लाख करोड़ क्रॉस किया था, फिर आते आते अब यहां आते आते अप्रैल में 2,10,000 करोड़ हो गया है, सबसे ज्यादा। ठीक है, और ये यहां नीचे डिटेलिंग दी है, अप्रैल में सीजीएसटी से कितना आया, एसजीएसटी सेस से कितना आया और आईजीएसटी कितना आया, प्रॉपर ये डिटेलिंग दी है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है 2 लाख करोड़ से भी ऊपर। तो ये आपसे फैक्ट के तौर पे बात पूछी जा सकती है। अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। उत्तर प्रदेश आपका चौथे नंबर पे आ गया है, 3 स्थान आपने देख लिए। सबसे पहले पे कौन था, महाराष्ट्र था, फिर आपका गुजरात था, कर्नाटक गुजरात था। ठीक है, चलिए, शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? समुद्र के आसपास की है, मैक्सिको के आसपास, जो कैरिबियन सागर है वहां आसपास की है। तो किस देश के किस स्थान पर की है? यह आपके कनाडा तो ऊपर पड़ जाएगा, मैक्सिको के आसपास की है, जापान से कोई मतलब नहीं, यूएसए से कोई मतलब नहीं, मैक्सिको के आसपास की है। एक सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल है तामजा ब्लू होल। ठीक है, तो इसका नाम भी याद रखोगे आप, तामजा ब्लू होल। ये है, ये आप देख पा रहे हो, ये मैक्सिको है। ये देखो, ये वाला इमेज मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये यहां मैक्सिको रहा और इस जगह पे तामजा ब्लू होल इन्होंने जो है खोजा है। ठीक है, तामजा ब्लू होल इस जगह खोजा है। ठीक है, और कितना 1380 फीट प्लस है, ये इसका पूरा जो है डिटेलिंग दी है कि एफिल टावर इतने फीट का है, इससे कितना गहरा है, कितना गहरा है, इस तरीके की चीज दी है। तो हाल ही में स्कूबा डाइविंग अभियान के दौरान मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया, तामजा ब्लू होल। तो मैप की दृष्टि से भी स्ट्रॉन्ग है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है तामजा ब्लू होल कहां खोजा गया। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में छपने योग्य प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करने का अधिकार किस शहर को दिया है? तो भारत 2025 में मेजबानी कर रहा है बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की, और मेजबानी भी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? वो आपके कर रहा है गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी उसकी मेजबानी कर रहा है। याद देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF, तो 2025 में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी गुवाहाटी करेगा। ठीक है, यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जिसकी मेजबानी भारत दूसरी बार कर रहा है, अब नए अत्याधुनिक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र ने अपने उद्घाटन के बाद अपनी सुविधाओं और स्टेडियम क्षमता के लिए विश्व स्तर पर अपनी प्रशंसा, मतलब बढ़िया स्टेडियम बनाया है। अब देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का यह भी एक फायदा होता है। अब जो बैडमिंटन प्रेमी है विश्व से, वो सब देखने आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो होती है इन सब चीजों से। चलिए, अब 2008 में आखिरी बार की थी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 1934 में स्थापित है, मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। यह बैडमिंटन खेल के लिए अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है। तो बैडमिंटन का आपको पूरा पता चल गया। बैडमिंटन आपके काम का सिर्फ एक फैक्ट है, बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कौन करेगा? गुवाहाटी करेगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगली घटना देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने आईआईटी पटना को इसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया है। लागत प्रभावी इन्वर्टर मतलब छोटू सा इन्वर्टर बना लिया और वो लागत प्रभावी है, कम पैसे में बन गया है। आईआईटी पटना के पास 30 वर्षों तक इस तकनीक के व्यावसायिक उपयोग का कॉपीराइट रहेगा। व्यावसायिक उपयोग वाले कॉपीराइट सामान्यतः 20 वर्षों के लिए दिए जाते हैं, ना कि 30 वर्षों के लिए। तो आपने अगर ये ट्रेड वाला मटेरियल पढ़ा होगा, कॉपीराइट सिस्टम पढ़ा होगा, तो आप इसको क्लिक कर लेंगे। ये गलत हो जाएगा, ये सही है। आपसे पूछा है सही उत्तर चुने, केवल एक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये आपको दिया है, देखिए, आईआईटी पटना अवॉर्डेड ए पेटेंट फॉर इट्स कॉस्ट इफेक्टिव इंडिजेंसी डेवलपमेंट लाइट वेट इन्वर्टर। तो इन्वर्टर लाइट वेट इन्वर्टर बनाया है, लागत प्रभावी हल्का सा इन्वर्टर, उसके लिए इसको पेटेंट मिला है। किसको? आईआईटी पटना को। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। और आईआईटी पटना के पास 20 वर्षों तक इसके कॉपीराइट रहेगा, मतलब इसकी टेक्नोलॉजी किसी को बेचेंगे तो वो उनको पैसा देंगे, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी इन्होंने इसमें यूज की होगी, तभी हल्का हुआ है। इस तरीके से जो है 7 साल इसकी उम्र लगभग इन्होंने बताई है कि होगी। अगली घटना देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। दिल्ली में नहीं हुआ है, संविधान पार्क का उद्घाटन दिल्ली में नहीं हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत। भारतीय सेना और पुनित वालन समूह ने संयुक्त रूप से संविधान पार्क विकसित किया है, ये बिल्कुल ठीक है। इसको याद रखना, पुनित वालन समूह, क्योंकि इसमें एक बड़ा ग्रुप है जो इसका उद्घाटन करा रहा है, इंपॉर्टेंट है। यह पार्क भारत के संविधान के मूल्यों के प्रति एकता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सिंपल स्टेटमेंट है भाई, पार्क बनाया है तो भारत के संविधान का ही तो बात कहोगे, उसमें उसके प्रति समर्पण ही तो दर्शाओगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए, तो ये है इसके जो आधार स्तंभ है, मतलब गेट टाइप से मेन जो है वहां प्रॉपर भारत के संविधान का प्रस्तावना लगा हुआ है, अशोक की लाट ऊपर बनी हुई है, ऊपर उसके घड़ी है, ये उसके इमेजेस है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, क्या हाल ही में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपकी परीक्षा, पीसीएस परीक्षा, आरओ परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? पुणे में किया गया। आराम से पूछेगा किस किसने बनाया है? भारतीय सेना, पुनित वालन समूह ने बनाया है। स्ट्रॉन्ग फैक्ट है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य। पार्क का उद्घाटन दक्षिणी कमान के ये इन्होंने किया, लेफ्टिनेंट जनरल ने, ओके है। उद्घाटन में पुनित वालन ग्रुप के ये भी थे, उपस्थित थे। यह संविधान पार्क संविधान के संस्थापक नेताओं का एक श्रद्धांजलि है। यह पार्क भारतीय संविधान के मूल्यों के प्रति एकता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह बताता है कि कैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति समर्पित हैं और उसका मान सम्मान करते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए प्रेस स्वतंत्रता कौन जारी करता है। कौन जारी करता है? इस सूचकांक का प्रकाशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन द्वारा किया गया, यही करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस सूचकांक में भारत 180 देशों की सूची में 140वें स्थान पर है। 180 देशों की सूची में 140वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रमशः यही पहले नंबर पे आते हैं। एनडीएस, ठीक है, एनडीएस ये 1 2 3 नंबर पे है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन 1 2 3 नंबर पे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 सत्य। क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है। देखो आपसे क्या पूछ लिया, यहां ध्यान रखना है कौन सा, इसको जरूर दिमाग में रखना है, सही कि नहीं। कौन सा सही नहीं है? केवल 2 सही नहीं है, मतलब भारत की रैंक इसमें गलत दी है। तो आपको भारत की रैंक पता होनी चाहिए। कोई भी सूचकांक, भारत की रैंक पता कर लो, पहला दूसरा तीसरा पता कर लो, कौन जारी कर रहा है ये पता कर लो, सवाल बच के नहीं जाने का। ठीक है, चलो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा तो सही है ही। ठीक है, तो भारत की रैंक कितनी है? ये रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया स्लिप्स टू पैलेस, 2 स्थान भारत कम हुआ है। तो स्टेटमेंट ऐसे भी पूछ सकता है, पिछले साल से कितना डाउन हुए हैं? 2 स्थान फिसले हैं हम पिछले साल से। ठीक है, चलिए तो इंडिया देखते हैं। हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने यह जारी किया है। इस सूचकांक में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखोगे बहुत खराब स्थिति है ये 159वें स्थान पर है। 2023 की सूची में भारत 161वें स्थान पर था। तो आपसे एक स्टेटमेंट ये भी दे सकता है, अच्छा स्टेटमेंट बनेगा। 2 स्थान स्लिप हुआ है, मास्टर ने उसके लिए ऐसी इमेज भी लगा रखी है। नॉर्वे की रैंकिंग शीर्ष है ना, डेनमार्क सेकंड पे, पाकिस्तान 7 स्थान ऊपर 152 पे है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक राजनीतिक संकेतक, आर्थिक संकेतक, विधायी संकेतक, सामाजिक संकेतक, सुरक्षा संकेतक सहित 5 संकेतों पर आधारित है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने कई ऐसे कानून बनाए हैं जिनसे प्रेस की स्वतंत्रता का हनन होता है, आलोचक चुप होते हैं, जैसे 2023 का दूरसंचार अधिनियम, 2023 का मसौदा प्रसारण सेवा अधिनियम, 2023 डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम। इसलिए कठोर कानून अपनाने के कारण भारत की रैंकों को और डाउनग्रेड कर दिया गया है। चलिए, हाल ही में ग्रीन ऑस्कर विटली ग्लोब अवार्ड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन ऑस्कर विटली ग्लोब अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? तो आप देखते हैं किसको दिया है। सुनीता नारायण, पूर्णिमा देवी बर्मन, पारुल सरकार या अरुणिमा अग्रवाल। तो ये आपके मिला है ग्रीन ऑस्कर, इसको ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। वो ग्रीन नोबल था जो पर्यावरण वाला मिला था। ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। ये रही पूर्णिमा देवी बर्मन। असम की वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर विटली ग्लोब अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्हें लुप्त प्राय ग्रेटर एंड एडवर्ड स्टार्क, तो उन्होंने ऐसे काफी जो है उसको
संभाला है, हालांकि ये जो पक्षी है इसकी वजह से, ठीक है। तो असम की इनको मिला है पूर्णिमा देवी करके, जो भी इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। चलिए, विटली ग्लोब अवार्ड के बारे में दिया है, क्या है? विटली फंड फॉर नेचर यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत एक परोपकारी संस्था है, इसकी स्थापना हित में हुई है, इत्यादि इत्यादि। चलिए अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा T20 विश्व कप 2024 के आधिकारिक एंथम की घोषणा किया गया है? याद रखना, इंपॉर्टेंट है, छपेगा पेपर में। T20 विश्व कप जून में होना है ना, जून में होना है। और इस बार यूएसए और कौन कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है अभी आगे देखेंगे। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, दिल जश्न बोले नहीं, लिव द गेम लव द गेम, दे घुमा के आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये इसका सॉन्ग है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सेंट पॉल और कीस ने इसको जारी किया है, वर्ल्ड कप 2024 का एंथम है, ठीक है। चलिए, तो आईसीसी ने आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंथम की घोषणा की है, ये पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसे ग्रैमी पुरस्कार विजेता कलाकार सीन पॉल और सोका ने जो है इसको वो किया है, तैयार किया है। माइकल टेनो मोनांटो द्वारा निर्मित यह एंथम एक संगीत वीडियो के साथ लॉन्च किया गया है। आईसीसी T20 2024 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 20 अंतरराष्ट्रीय टीम 1 से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और यूएसए, दो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज और यूएसए में 55 मैच खेलेंगे। यूएसए की भी टीम इस बार खेलेगी। खैर, अगली घटना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रोन द्वारा भारत का पहला निर्मित सेमीकंडक्टर चिप 2025 के शुरुआत में वैश्विक बाजारों में पेश किया जाएगा। इसका उत्पादन गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की पैकेजिंग इकाई द्वारा किया जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर भारत में बनने की दिशा में भारत लगातार ग्रो कर रहा है ना, सेमीकंडक्टर चिप। और माइक्रोन कंपनी ने गुजरात के साणंद में पहला जो है इसका वो खोला है, और 2025 के लास्ट तक, 2025 के शुरुआत में ही हम इसको पेश कर देंगे। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। कंपनी माइक्रोन है, साणंद में गुजरात के, इसका जो है उत्पादन शुरू हो रहा है, ठीक है। चलिए अगली घटना देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और नाइजीरिया ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा निपटान में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। तो भारत ने, नाइजीरिया अफ्रीकन कंट्री है, उसके साथ कुछ समझौते किए हैं, किस पर? कि जो करेंसी स्वैप है वो, और ऊर्जा वाले मैटर पर। तो ठीक है, भारत और नाइजीरिया के सहयोग बढ़ाने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली और बिजली क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों की पहचान की है। बिल्कुल ठीक है, करेंसी स्वैप यूपीआई हम उनको हेल्प करेंगे बनाने में। नाइजीरिया अफ्रीका क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ये थोड़ा सा फैक्चुअली वो है कि सबसे बड़ा है कि नहीं है। सही उत्तर हमें इसमें चुनना है, सही उत्तर चुने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 ही सही है, क्योंकि नाइजीरिया अफ्रीकन कंट्री में और भी बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री हैं जिनसे हम व्यापार करते हैं। नाइजीरिया किधर पड़ता है? आपके पश्चिम दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है, पश्चिमी मान लीजिए। ये रहा आपका नाइजीरिया, ये रहा नाइजीरिया। नाइजीरिया चार्ट का पड़ोसी है ना, और इधर से अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में हमने आयोजित किया। भारत नाइजीरिया का लक्ष्य कच्चे तेल, फार्मास्यूटिकल, यूपीआई, बिजली क्षेत्र में सहयोग करना है। नाइजीरिया अफ्रीका में भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, ना कि पहला। तो आपको नाइजीरिया की लोकेशन पता होनी चाहिए। इससे जो इंपॉर्टेंट वो बनेगा, वो नाइजीरिया की लोकेशन इंपॉर्टेंट बनेगा। या आपसे पूछ लेगा किस अफ्रीकन कंट्री के साथ हाल ही में ये सब समझौते हुए हैं। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। खबरों में रही बेटी लिप्स चंद्रयानी प्रजाति, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। बेटी लिप्स चंद्रयानी, तो चंद्रयान के नाम पर इसका नाम रखा गया है, तमिलनाडु में खोजी गई है। चलिए, तो यह सवाल अगर यूपीपीसीएस जिस हिसाब से यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहा है, प्रजाति संबंधित सवाल भी आपके आएंगे। हफ्ते में एक आध प्रजाति चर्चा में रहती है, मैं आपको उसको प्रश्नों के माध्यम से करा देता हूं। यह तमिलनाडु के तट पर खोजी गई समुद्री टर्टीग्रेड की पहली प्रजाति है, ठीक है। इसका नाम चंद्रयान 3 के नाम पर बेंटी लिप्स चंद्रयानी रखा गया है। दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। शोधकर्ताओं ने, ये रहा, शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के तलछट पर टर्टीग्रेड की नई प्रजाति की खोज की है। शोधकर्ताओं ने भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान के सम्मान में इसे बेंटी लिप्स चंद्रयानी नाम दिया है। बेंटी लिप्स चंद्रयानी नाम दिया है। यह प्रजाति आकार में टर्टीग्रेड के समान है, ठीक है। टर्टीग्रेड को समुद्री भालू भी कहा जाता है, ऐसी है कुछ, ये देखो समुद्री भालू, ठीक है। यह भारतीय जल क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से वर्णित तीसरी समुद्री टर्टीग्रेड प्रजाति है। उसमें ये स्टेटमेंट में पहला नहीं होना चाहिए, पहली प्रजाति नहीं है ना, पहले से खोजी जा चुकी है, इसका पहली प्रजाति नहीं है, उसकी एक प्रजाति है, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए ध्यान रख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है ही। अगला देखते हैं।
केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण जी टेट टीएटी टेट हाँ जीएस टेट के अध्यक्ष के रूप में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केंद्र सरकार वस्तु और सेवा कर अपीलीय अधिकरण है ना, अपीलीय अधिकरण का इसका हेड कौन होता है, रिटायर्ड न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र को बनाया है। इनका कार्यकाल 70 वर्ष उम्र या 4 साल जो भी पहले हो वहां तक होगा। ये है जस्टिस संजय मिश्र और ये है आपकी ताई निर्मला सीतारमण जी अपनी, ठीक है। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, ये क्या है, अगर जीएसटी से संबंधित कोई भी आदमी परेशान है, कोई भी अपना केस ले जाना चाहता है तो यहां केस कर सकता है उससे रिलेटेड। 4 साल तक या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तब तक पद पर बने रहेंगे। जीएसटी ट्रिब्यूनल जीएसटी से संबंधित विवादों को संभालता है और समय पर कुशल समाधान तंत्र प्रस्तुत करता है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आप याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। जीएसटी कलेक्शन आजकल चर्चा में है, सवाल पूछने की संभावना बन जाती है, तो संजय कुमार मिश्र को याद रखोगे जी। इसके बारे में क्या है, यह केंद्रीय अधिनियम 2017 के तहत द्वितीय अपीलीय अधिकरण है। यह सीजीएसटी अधिनियम और राज्य जीएसटी अधिनियम के तहत जो आदेश होते हैं उनको सुनता है। इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है और अन्य राज्यों में भी इसकी पीठें हैं। चलिए अगली घटना इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी, जो बार एसोसिएशन कमेटी होती है ना, अध्यक्ष मंत्री उपाध्यक्ष ये सब इनमें महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित कर दी है, बोले भाई साहब 33%। जब संसद में आरक्षित होने की बात चल रही है तुम भी करो, क्या दिक्कत है, महिलाओं को प्रमोट करने की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित की गई है। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथ की पीठ ने निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल में एक पद से शुरुआत करते हुए और उस पद को भी आप रोटेट करते रहो कि इस बार ये पद महिला के लिए आरक्षित है, इस बार ये पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो महिलाओं के हिसाब से इंपॉर्टेंट घटना है, ध्यान रख सकते हैं। अगली घटना देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। सरकार मौजूदा विस्फोटक अधिनियम 1884 को विस्फोटक विधेयक 2024 से बदल देगी। अभी पेश किया गया है, पास नहीं हुआ है, यह बिल्कुल ठीक है। विस्फोटक अधिनियम काफी पुराना बना हुआ है भाई, घर में कोई भी पटाखे की फैक्ट्री चला रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, तमाम उससे नुकसान होते हैं, इसलिए सरकार इसको मॉनिटर करने की कोशिश कर रही है। 1884 का विस्फोटक कानून भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। वेरी सिंपल है भाई, ब्रिटिश सरकारी थी वही तो अधिनियमित करेगी, मतलब 2 तो सही होगा ही होगा, इसमें 2 नहीं है, इसको हटा देते हैं। आपसे क्या पूछा है, सही उत्तर पूछा है, इसलिए हमने एक ऑप्शन हटा दिया। नए कानून के तहत यदि कोई लाइसेंस धारक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, 10,000 का जुर्माना लेंगे क्या, इतनी बड़ी घटना है। मोटरसाइकिल का चालान 10,000 का हो जाता है आजकल के समय। मास्टर 6500 रुपए का बाइक का चालान कटवाया बैठा है, खुंदस में काट दिया था, कोई बात नहीं, तो 10,000 रुपए का बाइक तक के चालान कटे, तो क्या इतनी बड़ी घटना के लिए 10,000 ही जुर्माना लेंगे, ये तो जी बात जच नहीं रही। मैं इसी आधार पर इसको गलत करूंगा। दिमाग को खुले रखना है परीक्षा देते समय, अपने आप सवाल ठीक होते हैं। मतलब 3 को मैं गलत मानूंगा, सही मुझसे पूछा है, 1 और 2 को आंसर लगाऊंगा, चेक कर लेता हूं। ऑप्शन नंबर ए, ड्राफ्ट एक्सप्लोसिव बिल 2024, ठीक है, बिल आया है, अभी विधेयक है, अभी पास नहीं हुआ है ना। जुर्माने का प्रस्ताव दिया है। नए कानून के तहत यदि कोई लाइसेंस धारक है, मतलब विस्फोटक सामग्री का लाइसेंस धारक है, वो पटाखे वटाखे बनाने के लाइसेंस है, वो उल्लंघन कर रहा है तो 3 साल की सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना है, कम से कम 1 लाख रुपया तो लो, बड़ा काम कर रहा है, ठीक है। नए विधेयक के प्रावधानों के तहत यदि कोई विस्फोटक अपने पास रखता है अनावश्यक रूप से, जिसको कोई लाइसेंस नहीं है, बेचते हुए पाया जाता है, तो उसे 2 साल की कैद और 50,000 का जुर्माना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा रुआंग ज्वालामुखी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो जो सवाल मैं बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको उसी दृष्टि से करिए, उनको उसी महत्वपूर्णता के साथ समझिए। खबरों में रहा रुआंग ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में है, यह पड़ता है आपके इंडोनेशिया में, काफी महत्वपूर्ण है। जो आपका इंडोनेशिया का बोर्नियो के ऊपर द्वीप है, नाम एग्जैक्ट भूल रहा हूं, अभी आ जाएगा, ये है रुओंग ज्वालामुखी, है ना, माउंट रुओंग ये दिया है। ये आपका पूरा इंडोनेशिया पड़ता है, मलेशिया थाईलैंड से नीचे ये सुमात्रा, जावा, बाली, लुम्बैक 4 द्वीप पड़ते हैं। ये बोर्नियो द्वीप है, आधा इंडोनेशिया का है और आधा इसमें मलेशिया है, ठीक है, आधा मलेशिया का है। यहां है ये माउंट रुओंग। 30 अप्रैल को इंडोनेशिया के रुआंग में विस्फोट हुआ। पूछा जा सकता है कहां है, इंडोनेशिया रुआंग वाला सुलावेसी द्वीप है, ये सुलावेसी द्वीप पर स्थित है। बस आपको इसमें इतना ही पता होना चाहिए, इसके सिवा आप
आपको इसमें कुछ नहीं पता होना चाहिए। खैर आगे चलते हैं। ज्वालामुखी प्रांतीय राजधानी मानदो से लगभग इतनी दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मतलब एक जगह है जो ज्वालामुखीय रूप से ज्यादा सक्रिय है, जहां ज्यादा इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, वहां यह स्थित है, सुलावेसी द्वीप पर। अगली घटना देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली बार यूके की फार्मास्यूटिकल दिग्गज एस्ट्राजेनेका ने अदालत में स्वीकार किया कि कोविड वैक्सीन हाँ वही दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है, ठीक है। कोविशील्ड को विकसित करने के लिए एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर वैक्सीन बनाई थी। तो कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाई थी। यह फैक्ट भी सही है, चर्चा में था इसलिए है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईआईटी गुवाहाटी ने, अभी गुवाहाटी में एक और काम हो रहा था, क्या टेबल जो बैडमिंटन वाला प्रतियोगिता होनी है अंडर 25 वो होनी है ना, एक 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित की है। बैलेट यूनिट क्या होता है, अगर आपने वोट डाला हो तो जिसमें आप उंगलियां डाल के बटन दबाते हो ना, टी जो बोलती है, वो बैलेट यूनिट बोलते हैं, उसको कहीं और नहीं बन सकती वो। तो एक डमी बैलेट यूनिट बनाई है इन्होंने आईआईटी गुवाहाटी ने कि लोगों को जागरूक करें। अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को, मुख्य रूप से पहली बार मतदाताओं वरिष्ठ नागरिकों को प्रक्रिया बताना है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। इसे आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने महज 48 घंटों में बना लिया। इसमें कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं होती है, प्लास्टिक का डब्बा सा होता है, उसको महज 48 घंटों में बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये है वो डमी जो कंट्रोल यूनिट है, वो बैलेट यूनिट है, ठीक है। तो हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया है, तो 3D प्रिंटेड है, इसलिए इसको ध्यान रखोगे। 3D प्रिंटेड क्या होता है, पुर्जे पुर्जे अलग अलग बना लो, उनको असेंबल कर दो, 3D प्रिंटेड। तो थोड़ा ध्यान रखोगे, आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया है। आगे चलते हैं। डीप फेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीप फेक क्या है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मेरी जगह डीप फेक इफेक्ट लगा के कोई और चेहरा आपको पढ़ाने लग जाएगा, है ना, कोई और आपको कुछ भी, मतलब अभी एक जो हीरोइन थी, क्या स्मृता मंधाना उनका नाम था, उनकी एक बल्गर इमेज जो है, बल्गर एक वीडियो जो है डीप फेक के जरिए वो हुई थी, तो वो थोड़ा बवाल का वो है। तो आपको पता होना चाहिए डीप फेक क्या है। यह ऑडियो और वीडियो कंटेंट का विश्लेषण और संश्लेषण करने के लिए जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क का उपयोग करता है, ठीक है। यह डीप लर्निंग और फेक का संयोजन है। तो बिल्कुल ठीक है, फेक उसमें वो हो रहा है, फेक एडिटिंग हो रही है। यह फिल्मों और टीवी शो में वास्तविकता एवं सटीक डबिंग में प्रयोग होता है, यह भी ठीक है। तो डीप फेक से संबंधित सभी बातें ठीक है। डीप फेक आपको सिंपल पता होना चाहिए क्या है, कि किसी को भी उसको फेकनेस के जरिए चेंज कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। ये देखो एक एक इसमें जो है चेहरे का एक एक पार्ट आपके जो है एसेस करके जो है उसको दूसरे में फिट कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। चर्चा में है, क्यों? क्योंकि जो मेन मुख्य तंबाकू उत्पादक देश है, वहां की चरम जलवायु के चलते तंबाकू में डाउनफॉल आया है वहां। तो भारत तंबाकू का दूसरा बड़ा उत्पादक है और निर्यातक है, ठीक है। चलिए, तो ये ठीक है। बीड़ी तंबाकू की गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में खेती की जाती है, ये भी ठीक है। बीड़ी तंबाकू नहीं समझते हो? अरे एक बीड़ी का, अरे छुप के ले लेना किसी से, ताऊ चाचा से बीड़ी, और उसको ऐसे करके रगड़ के देखना, उसमें से नीचे तंबाकू निकलेगी, तो वो बीड़ी तंबाकू वाला, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर चुने, 1 और 2 दोनों सही है। देख लो, तंबाकू की खेती भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये पत्तियां होती है खूब बड़ी बड़ी, इन पत्तियों को फिर सुखाया जाता है, सुखा के इनकी तंबाकू बनती है, इनको सुखाया जाता है, फिर इनमें से जो है इनको रगड़ रगड़ के इनकी तंबाकू बनाया जाता है। तो भारत तंबाकू की वृद्धि दर्ज की गई है, रेट बढ़ रहे हैं, बस यही सब इंपॉर्टेंट है। आपको फैक्ट के तौर पे याद रखना है, तंबाकू का दूसरा उत्पादक, दूसरा बड़ा निर्यातक है भारत, ठीक है। चलिए, और इसकी खेती के लिए तापमान 20 से 27 डिग्री चाहिए और तमाम चीजें इसमें दी हैं। खैर, इतना डीप में अपन को नहीं चलना है। अगला देखते हैं, अगली घटना क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेंगे। इंडोनेशिया आसियान रीजन में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडोनेशिया भारत के लिए आसियान रीजन, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, इमेज है, आसियान रीजन में सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है ना, तो ये ठीक है। भारत इंडोनेशिया से कच्चे पाम ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। तो पाम ऑयल क्या होता है? पाम एक पेड़ है जो आपके रिफाइंड की तरह एक ऑयल होता है, पाम ऑयल। तो भारत दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, यह भी मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाँ, ये रहे आपके आसियान देश। ये देख लो, ये म्यांमार से शुरू होकर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस,
वियतनाम, ये नीला वाला कंबोडिया, फिर ये मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, ये छोटू सा सिंगापुर है मलेशिया के नीचे लटका हुआ, ये पूरा ब्लू ब्लू वाला जितना सिस्टम है ये सब इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ये सब देश आसियान के सदस्य मेंबर हैं। तो हाल ही में राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, इंपॉर्टेंट बात है इंडोनेशिया के साथ, है ना। भारत इंडोनेशिया के बीच राजनीतिक संबंध 1950 से शुरू हुए थे, तमाम बातें इसमें दी हैं, कोई ऐसी पढ़ लीजिएगा आप। ये इंडोनेशिया है पूरा, जो आपको येलो येलो दिख रहा है, ये पूरा इंडोनेशिया, ये सब इंडोनेशिया, ये सब इंडोनेशिया यहां तक लगता है। ये बोर्नियो द्वीप कहलाता है, इसमें 3 देश हैं, ये जो वैसा है हल्का गेरुआ सा है, ये मलेशिया है, नीचे वाला कालीमंतन इसको बोलते हैं, कालीमंतन एरिया है इंडोनेशिया का, और यहीं एक छोटू सा पड़ता है ब्रुनेई देश। खैर, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, लेबनान, मोजाम्बिक, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, जिबूती। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये बहुत चर्चा में है, ध्यान रखना। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बहुत चर्चा में है, यूपीएससी भी इस पर प्रश्न पूछ सकती है इस वर्ष, है ना। तो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बहुत चर्चा में है, निम्न में से किससे होकर गुजरती है? अगर आपको मैप की हल्की भी जानकारी होगी, मोजाम्बिक, कांगो, केन्या, जिबूती, ये सब आपके अफ्रीकन बेसिकली पूर्वी अफ्रीका साइड पड़ते हैं, और लेबनान तो आपका इजराइल से ऊपर पड़ जाएगा। लेबनान तो यहां होगा नहीं, मतलब 2 3 4 5 होना चाहिए। आपको मैप के माध्यम से दिखा भी देता हूं, ये देखो, ये है ग्रेट वो फाल्ट, मतलब यहां से ऐसा माना जाता है कुछ समय बाद अफ्रीका महाद्वीप इस जगह से टूट जाएगा और एक नए महाद्वीप का जन्म हो जाएगा। ये सब कंट्रियां उसमें शामिल होंगी। तो देखो, डीआरसी है, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है, और ये जिबूती पड़ जाएगा, जो भी नाम थे उसमें, इथियोपिया, केन्या, ये सब नाम है, ये सब जो है, और ये मोजाम्बिक नीचे है, यहां से ये टूटेगा। ठीक है, तो ग्रेट रिफ्ट वैली दक्षिण पश्चिम एशिया, सीरिया, जॉर्डन के पास लाल सागर से, ये लाल सागर रहा, ये लाल सागर रहा, यहां से टूटते हुए ये ऐसे एक अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली काफी चर्चा में है, ध्यान रखोगे। निम्नलिखित में से किस कंपनी को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को संचालित करने की मंजूरी दी है? पहले भी हमने पढ़ा था, केरल का भिंजियंग झिंजियंग करके पोर्ट है, उसको पहला भारत का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है, और उसको मैनेज कौन करेगा? हमने पिछली किसी क्लास में भी डिस्कस किया है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। ये रहा केरल, और केरल का ये है भिंजियंग पोर्ट, उसका नाम है बेसिकली भिंजियंग पोर्ट। और क्यों है? क्योंकि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, तो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। आगे चलते हैं, अगली घटना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। बिल्कुल ठीक है, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किया है, यह भी ठीक है, का एक एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे भविष्य पोर्टल के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा भविष्य पोर्टल किससे संबंधित है? तो पेंशन भोगियों को सुविधा प्रदान करने से संबंधित है। यह 5 बैंकों को पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान सेवाओं को एक ही विंडो से जोड़ता है, यह भी ठीक है, तीनों इसके स्टेटमेंट सही होंगे। आपको क्या याद रखना है? कल्याण पोर्टल, भविष्य पोर्टल किससे संबंधित है? पेंशन भोगियों संबंधित है। कौन सा बैंक इसमें मुख्य रूप से काम कर रहा है? तो बैंक ऑफ इंडिया इसमें, BOI इसमें काम कर रहा है। पेंशनर्स पोर्टल, भविष्य इसका नाम है, पेंशन सेंसन एंड पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम एंड इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। ठीक है, तो आपको याद रखना है भविष्य पोर्टल। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, ऐसे मेरी मानना है, ऐसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। OECD ने नवीनतम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार यह उम्मीद की है वित्त वर्ष 23-24 में भारत की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी। तो आपका केवल काम का यही फैक्ट है कि भारत की GDP कितनी बढ़ेगी, ठीक है, और किसके हिसाब से? OECD के हिसाब से। यह बिल्कुल ठीक फैक्ट है। रिपोर्ट के अनुसार सकल पूंजी निर्माण विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में भारत की घरेलू मांग को बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब क्या है? सकल पूंजी निर्माण विशेष क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में, मतलब जो पब्लिक सेक्टर है उसके द्वारा भारत में डिमांड बढ़ेगी, ये ठीक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य मुद्रास्फीति धीरे धीरे कम होगी, मतलब जो महंगाई है वो कम होगी, और लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति ऊंची बनी रहेगी, लेकिन जो खाने वाली चीजें हैं उन पर महंगाई बनी रहेगी। ये 2 कंट्राडिक्टरी फैक्ट भी इस रिपोर्ट में बताए गए हैं, तो सभी फैक्ट इसके सही हो जाएंगे।
ये है एन अनफोल्डिंग रिकवरी, ओईसीडी ने इकोनॉमिक आउटलुक ने जारी की है। और ओईसीडी बेसिकली है क्या? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो आप कोई इतना कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड बैंक जारी कर रहा होता, आईएमएफ जारी करता होता तो वो थोड़े से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर भी खैर, अगली घटना देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एफएसआई क्या है? अच्छा, फसाई एफएसएसएआई ने पूरे भारत में मसाला ब्रांडों को अनिवार्य जांच के आदेश दिए हैं। क्यों भाई? मसालों पे, कई भारतीय मसालों पे कई देशों ने बैन लगा दी। तो आपसे क्या पूछा जाता है? किस एलिमेंट के पाए जाने के कारण बैन लगा दिया, पहला ये पूछेगा। किस किस देश ने बैन लगा दिया, ये पूछेगा। कौन जांच कर रहा है? फसाई एफएसएसएआई जांच कर रहा है। ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एफएसएसएआई ने राज्य सरकारों को गुणवत्ता गारंटी के लिए मसाला परीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। दोनों कथन सत्य हैं, सही उत्तर हमसे पूछा है। देख लो, ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एफएसएआई ने पूरे भारत में मसाला ब्रांडों की अनिवार्य जांच के आदेश दिए हैं, लोग बंद कर रहे हैं। क्या मिला है? सिंगापुर ने और हांगकांग ने, हाल ही में जापान ने और बैन कर दिया है। सिंगापुर और हांगकांग ने एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों की बिक्री के रोक लगा दी। एथिलीन ऑक्साइड, ईटीओ, एथिलीन ऑक्साइड का स्तर ज्यादा हो रहा है, इसलिए जो है मसालों पर, एथिलीन ऑक्साइड एक प्रिजर्वेटिव है, मसालों को लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए डाला जाता है। तो आप याद रखोगे, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये खूब इस पर थूथू हुई है कि भाई हमारे उसमें जो मिल रहा है एथिलीन, ये मिल रहा है ईटीओ, एथिलीन ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगली घटना देखते हैं। बस 5-7 सवाल और। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रचलन में मौजूद 2000 के नोटों के 90% से ज्यादा नोट बरामद कर लिए हैं। क्योंकि 2000 का नोट चलन से बाहर कर दिया है आरबीआई ने, तो 90% भी नहीं, लगभग 98% बल्कि नोट आरबीआई कह रहा है हमने रिकवर कर लिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 90 से ज्यादा। 2000 रुपए के बैंक नोटों को अभी भी वैध मुद्रा माना जाएगा। अभी वो मुद्रा बंद नहीं की गई है, अभी उस मुद्रा को पूरी तरह से अवैध घोषित नहीं किया गया है। आरबीआई ने ऐसा नहीं कहा है, या सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि 2000 का नोट अब अवैध है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछा है सही उत्तर चुनिए, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ये देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रचलन में मौजूद 2000 के 98% नोट वापस पा लिए हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि टोटल इतने मूल्य के अभी भी चलन में है, 7,961 करोड़ रुपए के मूल्य नोट अभी भी चलन में है। ठीक है, चलिए अब तक टोटल कितने थे? 19 मई को 3.56 लाख करोड़ रुपए के नोट प्रचलन में थे, जिसमें से अब 7,961 करोड़ के रह गए, 98% रिकवर कर लिए। एशिया में वृद्धजनों की कल्याण, एशियन डेवलपमेंट पॉलिसी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई सी रिपोर्ट सुनने में आई है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ सकता है। एशिया में वृद्धजनों का कल्याण, एशियन डेवलपमेंट पॉलिसी रिपोर्ट किसने शुरू की है, किसने प्रस्तुत की है? तो ये कौन कर रहा है? एशियाई विकास बैंक, एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने इसको जारी किया है। इस रिपोर्ट में वृद्धजनों के कल्याण के 4 प्रमुख पहलुओं की पहचान की गई है। क्या क्या? स्वास्थ्य उनका, उनका प्रोडक्टिविटी क्या है, उत्पादक कार्य क्या है, उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या है, आर्थिक सुरक्षा के लिए उनके पास क्या चीज है, और सामाजिक संलग्नता उनकी कैसी है, लोग उनके साथ कैसे मिलजुल घुट रहे हैं, ये भी ठीक है। तो 4 प्रमुख संकेतक, ये भी ध्यान रखना। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वृद्धजनों की आबादी लगभग 1 बिलियन हो जाएगी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तीनों फैक्ट सही है, 1 2 3। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा उत्तर दी? ये है एजिंग, क्या है, एइंग वेल इन एशिया, एशियन डेवलपमेंट पॉलिसी रिपोर्ट मई 2024 में आई है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जारी की है। आपको यह जरूर याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जारी की है। और क्या कह रहा है कि 2050 तक वृद्धों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1.2 बिलियन होने का अनुमान है। ठीक है, चलिए, और भारत में केवल 21% वृद्धजनों को ही स्वास्थ्य बीमा कवरेज है, जो एशिया में सबसे कम है। एक फैक्ट ये भी यहां स्ट्रॉन्ग है। आगे चलते हैं। कवच, कवच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, उसको रोकने के लिए कवच प्रणाली लाई जा रही है। तो यह स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, ये बिल्कुल ठीक है। कवच बेसिकली क्या है? कुछ ऐसा सिस्टम लगा देंगे कि अगर 2 ट्रेन आमने सामने आ जाएं तो एक डिस्टेंस होगी कि इतनी डिस्टेंस पे वो रुक जाएंगी, टकराएंगी नहीं। ये है कवच प्रणाली। ठीक है, इसे भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन द्वारा विकसित किया गया है। दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2। ये है भारत कवच, आजादी का अमृत महोत्सव, रेलवे मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे पढ़ा था। कवच सुरक्षा प्रणाली क्या है? तो ये बेसिकली है इसको स्ट्रॉन्ग करना, रेलवे की सुरक्षा को बढ़ाना। ठीक है, चलिए, और
कवच जो है, कवच प्रणाली को 160 किलोमीटर तक की अगर कोई ट्रेन भी चल रही है ना, उसको भी रोक लेगी। रेड टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत के अन्य देशों में कवच कार्यान्वयन से जुड़ी परियोजना के इसके लिए तकनीकी फर्म के साथ साइन किए हैं। कवच ट्रेनों को आपस में टक्कर होने से बचाता है। स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सिस्टम है। इसे भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अगला चलते हैं। अगली घटना, निम्नलिखित में से किसके साथ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूनाइटेड पेमेंट लिमिटेड यूपीआई जैसे तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने में समर्थन देने के लिए समझौते की बात की है? नामीबिया के साथ हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारा जो है यूपीआई जैसा सिस्टम है ना, जो आपका यूपीआई जैसा सिस्टम है वो हम आपका बनवा देंगे, आपकी उसमें हेल्प करेंगे, चिंता मत कीजिए। नामीबिया कहां है ये आपको पता होनी चाहिए, दक्षिणी अफ्रीकाई देशों में से एक है, ये रहा नामीबिया। दक्षिणी अफ्रीकाई देशों में से एक है नामीबिया। जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, ये सब यहीं पड़ते हैं, नामीबिया। ठीक है, तो एनपीसीआई जो आपका ये सब चला रहा है, नेशनल पेमेंट्स करके कुछ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये है, बैंक ऑफ नामीबिया से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के हिस्से के रूप में एनपीसीआईएल नामीबिया के लिए यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करेगा, उनकी हेल्प करेगा। तो यूपीआई हम अपना नामीबिया को भी करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता, जीवाश्म ईंधन आप समझते हो है ना, मार्च 2023 में 237 गीगावाट से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 243 गीगावाट हो गई है ना, बढ़ गई। मतलब भारत का कुल बिजली उत्पादन क्षमता 416 गीगावाट से बढ़कर 441 गीगावाट हो गई। फैक्चुअल दृष्टि से कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है ना, क्योंकि ये तो डेटा चेंज होते रहते हैं, ये आपके जब परीक्षा आए उस दृष्टि से तब देखिएगा, जो भी महत्वपूर्ण हो। फिलहाल वो दोनों कथन सत्य हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने भारत में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी, समझ रहे हो, फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी मतलब नदी, समुद्र, झील, तालाब में भी हम क्या करें, सोलर पैनल्स लगा दें और वो फ्लोटिंग हो, है ना, तैरते हुए हो, के लिए नॉर्वेजियन फर्म के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कर रहा है एनएचपीसी समझौता कर रहा है किसके साथ? नॉर्वेजियन संगठन है एनएचपीसी लिमिटेड ने फ्लोटिंग सोलर उद्योग को प्रमोट करने के लिए नॉर्वेजियन कंपनी ओशनसन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये क्योंकि सोलर एनर्जी थोड़ा सा चर्चा में है, तो आपसे पूछा जा सकता है फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पर हाल ही में कौन सी कंपनी काम कर रही है? तो एनएचपीसी। अगली घटना देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा अर्जक फैब्रिक किस राज्य से संबंधित है? तो अर्जक फैब्रिक किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है। आप नाम से अगर जम्मू कश्मीर दिया होगा ना, तो आप जम्मू कश्मीर चले जाओगे, ध्यान रखना। अजरक फैब्रिक किससे संबंधित है? गुजरात राज्य से। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है ना, और ये एक महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी तरह से नेचुरल रूप से ये फैब्रिक बनाया जाता है। देखते चलते हैं। ऑप्शन ए, ये है आपका अजरक फैब्रिक। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से एक अजरक को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अजरक आज देश भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। अजरक का उत्पादन मुख्य रूप से 3 जगह, गुजरात में, कच्छ, राजस्थान, बाड़मेर में और पाकिस्तान के सिंध में होता है। तो गुजरात में भी हो रहा है और राजस्थान के कच्छ में, राजस्थान के बाड़मेर में भी हो रहा है। इस कपड़े की खास बात यह होती है कि अजरक प्रिंट में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग नेचुरल होते हैं, मतलब कोई भी वैसा रंग नहीं होता। इसमें कलर तैयार करने के लिए सब्जी, मिट्टी और चूने के पेस्ट बनाए जाते हैं और इसके साथ ही छपाई की जाती है। काफी मेहनत लगती है और मतलब एक तरह से उनका संरक्षण मिला है उन लोगों को। इंडिया टुडे ग्रुप के एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। उस एआई एंकर का नाम क्या है? सना। आप सोचो, पूरी तरह से एआई जनरेटेड एंकर है। थोड़े समय बाद ऐसा भी हो सकता है कि एआई जनरेटेड मास्टर आपको पढ़ा रहे हो। फिलहाल ये सना दीदी एंकरिंग कर रही है, ये देख लो, लग रही है एआई जनरेटेड है ना। चलो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है। चलो खैर, इंडिया टुडे ग्रुप की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। ये सना दीदी है, बेहतरीन तरीके से इनकी वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। बेहतरीन तरीके से खबरें पढ़ के सुना रही है। फील ही नहीं हो रहा है कि ये एआई जनरेटेड एक तरह से न्यूज एंकर है। ठीक है, चलिए, एआई न्यूज एंकर सना ने एआई के नेतृत्व करने वाले न्यूज रूम परिवर्तन के लिए इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन से ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। चलिए, तो सना का नाम आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार आपका इस सप्ताह का मतलब 28 से लेके 5 मई तक के करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्लास कंटिन्यू रहेगी, आप लोग भी बाकी थोड़ा प्यार दुलार बरसाते रहिए। कमेंट में जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।